हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी आधुनिक काल और साथ में उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां एवं उसकी विशेषताओं के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आधुनिक काल का परिचय जो है उसके बारे में। ठीक है, तो आधुनिक काल का जो परिचय है, जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इस काल में राष्ट्रीय भावनाएं इस काल में राष्ट्रीय भावनाएं क्या हुई थी? पनपने लगी थी। ठीक है, और राजनीति धर्म समाज अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में नए विचार आए थे। ठीक है, और नई शिक्षा ने लोगों में क्या किया? नई चेतना का या राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम पैदा किया था। ठीक है, तो जो आधुनिक काल है, इस काल में राष्ट्रीय भावनाएं क्या हुई? पनपने लगी। और जो राजनीति धर्म समाज अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में क्या हुए? नए विचार आए, जिससे क्या हुआ? उसमें नई शिक्षा में ने लोगों में क्या किया? नई चेतना, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम क्या किया? पैदा किया। ठीक है, इन सबके समग्र प्रभाव से क्या हुआ? देश में एक नई लहर पैदा हो गई। ठीक है, जिसे राष्ट्रीयता की लहर, जिसे क्या कहा गया? जिसे राष्ट्रीयता की लहर कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? आधुनिक काल में जो था, इस तरह से राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हुआ, जिससे राष्ट्रीयता लहर कहा जा सकता है। और आधुनिक काल की रचनाएं जो हैं, प्रवृत्तियों और आंदोलनों से प्रेरित हैं। ठीक है, कुछ इसमें प्रवृत्तियां, कुछ आंदोलनों, उनसे क्या है? ये जो है प्रेरित हुई है। और अध्ययन की सुविधा के लिए आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आधुनिक काल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आधुनिक काल को कितने? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रथम उत्थान, दूसरा है द्वितीय उत्थान और तीसरा है तृतीय उत्थान। तो इन 3 भागों में से बांटा गया है। मतलब मोटे तौर पर भारतेंदु बाबू के समय को हम प्रथम उत्थान कहेंगे। ठीक है, किसके? भारतेंदु बाबू के समय को क्या कहेंगे? प्रथम उत्थान कहेंगे। ठीक है, प्रथम उत्थान। ठीक है, और दूसरा जो है द्वितीय उत्थान जो है, पहला तो हो गया भारतेंदु बाबू के समय को प्रथम उत्थान कहा गया। ठीक है, अब दूसरा जो है वो किसे कहा गया? दूसरा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय को क्या कहा गया? द्वितीय उत्थान कहा गया। ठीक है, इसको मिला द्वितीय उत्थान का जो है समय जो था। ठीक है, इसके बाद जो तृतीय उत्थान था, उसके बाद के समय को क्या कहा गया? तृतीय उत्थान ही माना गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है
इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं, अभी तो आपने सिर्फ इसके बारे में, इसके परिचय के बारे में जाना कि आधुनिक काल जो था इसका परिचय क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। तो इसकी जो प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं, सामान्यतः आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी। कब? 1843 ईस्वी को माना गया, लेकिन क्या हुआ? किसी भी नवीन युग की प्रवृत्तियों का जन्म अकस्मात एक दिन में नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझें तो इसमें आधुनिक काल का जो प्रारंभ था 1843 ईस्वी को माना गया, लेकिन किसी भी नए युग की प्रवृत्तियों का जन्म जो है अकस्मात, मतलब एकदम एक दिन में नहीं हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या लगता है? समय लगता है किसी भी नवीन युग को आने में। ठीक है, तो इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसके बाद युग परिवर्तन की और जब युग परिवर्तन होता है, युग जब चेंज होता है तो उसकी क्या होती है? युग परिवर्तन की एक निश्चित तिथि का उल्लेख करना या उसकी स्थिर स्पष्ट विभाजन रेखा खींच देना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत कठिन है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आधुनिक काल का प्रारंभ कब से? का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना। 1900 ईस्वी से माना, लेकिन हिंदी में नवीन विचारधाराओं का आगमन या आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों का किसके? आगमन या आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों का बीजारोपण इसके 40-50 वर्ष। कब? 40 से 50 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। ठीक है, पूर्व ही हो चुका था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ जो माना 1900 ईस्वी से माना, लेकिन इसमें भी क्या हुआ? हिंदी जो था हिंदी में नवीन विचारधाराओं का आगमन जो था, ये आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों का बीजारोपण इसके 40 से 50 वर्ष पहले ही हो चुका था। ठीक है, और इसमें जो था शिक्षा, प्रसार और भाषा संबंधी समस्याओं को सुलझाने, किसको?
शिक्षा, प्रसार और भाषा, शिक्षा, प्रसार और भाषा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ पड़ी। ठीक है, या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। किसे? भाषा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए, शिक्षा प्रसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1800 ईस्वी में ही कोलकाता में कौन से कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, और खड़ी बोली के विकास की नवीन या जो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली के विकास की नींव इस कॉलेज की स्थापना के साथ ही पड़ी थी। ठीक है, किसकी? खड़ी बोली की नींव किस कॉलेज के साथ? जो इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, तो इस खड़ी बोली के विकास की या खड़ी बोली की नींव जो थी, इस कॉलेज की स्थापना के साथ पड़ी। ठीक है, और इसके अलावा जो था, इस प्रकार आधुनिक काल का पूर्ववर्ती काल तभी से प्रारंभ हुआ माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ आ गया होगा, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके बाद जैसे कि यह हिंदी का एक महत्वपूर्ण काल है। जो आधुनिक काल है, क्या है? यह हिंदी का क्या है? एक महत्वपूर्ण काल है। कौन सा? आधुनिक काल। ठीक है, और इस काल में राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और स्वदेश प्रेम की लहर जो थी फैली थी, और इसमें साहित्यकारों ने राष्ट्र की अधोगति पर 8 आंसू बहाए। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ। ठीक है, किसका? गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ। ठीक है, और प्रिय प्रवास, साकेत, कामयानी, गोदान, चित्रलेखा, चंद्रगुप्त आदि उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना हुई। कौन कौन से? इसमें आगे आपके प्रिय प्रवास के अलावा साकेत, नेक्स्ट आ गया कामयानी, नेक्स्ट है गोदान, इसके बाद चित्रलेखा के बाद चंद्रगुप्त, नेक्स्ट आ गया आदि उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, तो ये कौन से? इसके उच्च कोटि के ग्रंथ जो मैंने अभी आपको लिखवाए। इसके अलावा छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि के माध्यम से कवियों ने मां सरस्वती का अनुपम श्रृंगार किया। ठीक है, और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन जो था मुख्य आधार पर किया गया, जैसे कि गद्य का विकास। तो इसकी जो प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उनका वर्णन जो है, जैसे कि नंबर 1 पे आ गया गद्य का विकास। अब गद्य का जो विकास है, इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें इस युग की सबसे बड़ी विशेषता गद्य का बहुमुखी विकास है। बहुमुखी विकास इसका क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, और इसके अलावा इस युग के पूर्व विशेष मुद्रण यंत्र के अभाव में केवल कविता का ही विकास हो पाया था। इसमें क्या हुआ? अब इसमें जो था गद्य का जो विकास था, इस युग में या इस युग के पूर्व में मुख्यतः कौन सी?
जो विशेषता थी मुद्रण यंत्र के अभाव में केवल कविता का ही विकास हो पाया था। ठीक है, और पद्य ही साहित्य का पर्यायवाची बना रहा। ठीक है, और गद्य के विकास और उन्नति के कारण उनके आलोचक इस युग को गद्य काल के नाम से पुकारते हैं। और गद्य अपने विविध रूपों नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, समालोचना, जीवन चरित्र आदि के साथ इस युग को गौरवान्वित करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ गई खड़ी बोली की प्रधानता। खड़ी बोली की प्रधानता, खड़ी बोली की जो प्रधानता थी, इसमें खड़ी बोली की प्रधानता हिंदी पद्य और गद्य दोनों के लिए स्वीकार की गई। हिंदी गद्य और पद्य दोनों के लिए क्या की गई? स्वीकार की गई। ठीक है, दोनों के लिए स्वीकार की गई और नवयुग की चेतना की अभिव्यक्ति के लिए खड़ी बोली ही उपयुक्त भाषा मानी गई। किसके लिए? नवयुग की चेतना की अभिव्यक्ति के लिए किसको माना गया? खड़ी बोली को ही माना गया। ठीक है, और यही खड़ी बोली बढ़ते बढ़ते राष्ट्रभाषा के उच्च पद पर आसीन होने योग्य हो गई। ठीक है, और इसका संबंध देश की प्रादेशिक भाषाओं से निरंतर बढ़ता जा रहा है और जो राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? सर्वथा वांछनीय मानी गई है। इसके बाद आ गई आपकी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि। राष्ट्रीय भावना की वृद्धि। अब राष्ट्रीय भावना की जो वृद्धि है, आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना की वृद्धि इसकी तीसरी महान विशेषता है। कौन सी है? तीसरी महान विशेषता क्या मानी गई है? राष्ट्रीय भावना की वृद्धि को माना गया है। और इस देश में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे बढ़ी। ठीक है, और इसके रूप विभिन्न उत्थानों में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कि प्रथम उत्थान भारतेंदु काल में साहित्यकारों का ध्यान राजभक्ति और देशभक्ति की ओर दोनों ओर था। ठीक है, और भारत की अतीत गौरव का गान किया गया और उसके वर्तमान पर क्षोभ और असंतोष की भावनाएं भी व्यक्त की गई। ठीक है, और इसमें द्वितीय युग द्विवेदी युग था। ठीक है, जिसमें राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया है ये। ठीक है, और इसमें जो था कांग्रेस के कार्यक्रम इसमें बढ़े और कितने और मजदूर सामने आए थे। ठीक है, राष्ट्र प्रेम का संदेश देश भर में भली भांति गूंज उठा और चतुर्थ उत्थान में राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक प्रबल हो उठी थी। जैसे कि किसान, श्रमिक, हरिजन सभी राष्ट्र प्रेम के महत्व को समझकर देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को प्रस्तुत हो गए और क्या हुआ था? देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गई साधारण जनजीवन का साहित्य। साधारण जनजीवन का साहित्य। साधारण जनजीवन का जो साहित्य था, वीर गाथा काल में राजाओं और सामंतों से संबंधित काव्य रचना हुई। ठीक है, और भक्ति काल में राम और कृष्ण का गुणगान हुआ था। ठीक है, और रीति काल में आश्रयदाता राजाओं को रिझाने के उद्देश्य से काव्य सुंदरी को संवारा गया, जिसमें नायक नायिकाओं आदि का उल्लेख किया गया। ठीक है, और आधुनिक काल में हमारे साहित्यकारों का ध्यान सर्वसाधारण की ओर गया।
ठीक है, जो गिरे हुए थे और उन्हें उठाने की आवश्यकता महसूस की गई। कृषक, मजदूर, विधवा आदि सहानुभूति के पात्र ये बने थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता थी वो है कवि के व्यक्तित्व की प्रधानता। जिसमें आधुनिक युग के पहले हमारे कवियों ने एक प्रकार के दूसरों को प्रसन्न करने के काव्य रचना की थी। ठीक है, और उन्होंने वीर गाथा काल को रीतिकाल में यही किया था। ठीक है, और रीतिकाल की कविता खानापुरी मात्र थी, जिसमें आधुनिक काल की कविता में कवि और व्यक्तित्व की प्रधानता रही है। इस कारण इसका झुकाव मुक्तक की ओर अधिक और प्रबंध काव्य की ओर कम हुआ था। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 पे आया प्रकृति का सुंदर वर्णन। किसका? प्रकृति का सुंदर वर्णन। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से ही हिंदी का प्राचीन काव्य संस्कृत की हास्योन्मुख प्रवृत्ति और परंपरा का पोषण करता रहा। ठीक है, और प्रकृति को नए प्राण देने की क्षमता आधुनिक युग के कवियों में ही पाई जाती है। तो इसमें बहुत ही आसानी से इनको हम समझ सकते हैं कि इन्होंने प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में ना करके आत्मलंबन रूप में किया। ठीक है, किसमें? प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में ना करके किसमें किया? आत्मालंबन रूप में अधिक किया। ठीक है, और श्रीधर पाठक द्वारा रचित कश्मीर सुषमा में देश के शोभा में गौरव की मनोहर झलकती है। ठीक है, और पंत ने प्रकृति की कल्पना प्रेमी के रूप में ही की थी, और इनके अतिरिक्त महादेवी प्रसाद, निराला आदि हिंदी काव्य के प्रकृति उत्थान में ऐसे कवि माली हैं जिन्होंने कविता क्यारियों को सुंदर काव्य पुष्पों से भली भांति सजा दिया। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? प्रकृति का सुंदर वर्णन किया। इसके बाद श्रृंगार की भावना का विकास। श्रृंगार की भावना का विकास, जिसमें रीतिकालीन श्रृंगार की भावना का आधुनिक काल में विरोध किया गया है। ठीक है, रीतिकाल का क्या किया गया? आधुनिक काल में विरोध किया गया है और उसे अश्लील माना गया और त्याज्य समझा गया। ठीक है, और छायावाद युग में उच्च कोटि के प्रेम काव्य की रचना हुई, जिसमें श्रृंगार का शुद्ध, स्वच्छ और निखरा हुआ रूप सामने आया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया वादों की प्रधानता। वादों की प्रधानता मीन आधुनिक काल में वादों की प्रधानता रही है। ठीक है, और इस काल में वादों की बाढ़ सी आ गई, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, और इनसे युग साहित्य में वृद्धि हुई है। ठीक है, और इस काल के प्रमुख वाद हैं, प्रमुख वाद कौन कौन से? छायावाद, रहस्यवाद, रहस्यवाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आदि जो हैं इसके प्रमुख वाद हैं। ठीक है, और इन विविध वादों के कारण इस युग का बौद्धिक विकास हुआ और इन्हें अपनाने वाले साहित्यकारों की वृद्धि के कारण साहित्य निर्माण का क्षेत्र विस्तृत किया गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव क्या रहा? साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव क्या रहा? तो इसमें आधुनिक युग पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भी कम महत्व नहीं रखता है। ठीक है, इस युग के पूर्व हमारे साहित्य पर पश्चिमी का प्रभाव नहीं था। हिंदी काव्य, नाट्य या नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि विधाओं पर अंग्रेजी का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। मतलब प्रत्यक्ष भी रहा है और अप्रत्यक्ष भी रहा है, और इससे भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से हमारे पद्य और गद्य विविध रूपों का विकास और परिष्कार हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ गया मनोविज्ञान का समावेश। मनोविज्ञान का समावेश, इसमें आधुनिक काल के साहित्य में मनोविज्ञान का समावेश जो है महत्वपूर्ण विशेषता है।
ये क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। ठीक है, और मानव मन का अध्ययन मनोविज्ञान कहा जाता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, और नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना अच्छी आलोचना का प्रधान कर्तव्य है। ठीक है, और मनोविज्ञान के आधार पर प्रस्तुत की गई कहानियां विशेष आकर्षण रखती हैं। और इसके बाद आ गया मार्क्सवाद का प्रभाव। ठीक है, तो मार्क्सवाद का जो प्रभाव था, आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता का विरोध आधुनिक युग के साहित्य की एक बड़ी विशेषता है, ठीक है, और वर्तमान युग मानव में आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक अंतर नहीं देखना चाहता। ठीक है, और यह प्रभाव मार्क्सवाद का है। ये किसका प्रभाव है, मार्क्सवाद का। ठीक है, और दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर देवराज, रामविलास शर्मा, सलभ श्रीराम सिंह आदि का साहित्य मार्क्सवाद से स्पष्ट प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में आपने जाना किसके बारे में, आधुनिक काल के परिचय के बारे में।